मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 शायद से टॉम क्रूज का ये आखिरी एडवेंचर होने वाला था एज ईथन हंट, और ये मूवी बिल्कुल उसी की तरह बिहेव भी करती है। इस मूवी में आपको नॉस्टैल्जिया मिलेगा, इसके कॉलबैक्स मिलेंगे। सरप्राइजिंगली ये मूवी बहुत ह्यूमरस थी, बहुत फनी भी थी, इसमें काफी जोक्स थे। और मैं बहुत खुश था कि ये मिशन इम्पॉसिबल के स्टोरी वाले एक बायोलॉजिकल वेपन, न्यूक्लियर वॉर, एक सिंडिकेट से आगे जाके भी कुछ अलग कर सकते, कुछ अलग विलन बना सकते, जिसके बारे में हम आगे स्पॉइलर वाले सेक्शन में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं वो बिल्कुल रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बहुत बड़ा हाईलाइट है पूरी मूवी का। और इसी के साथ साथ आपको इस मूवी में अच्छे खासे कैरेक्टर डेवलपमेंट भी मिलेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जो आखिरी एडवेंचर है, जो आखिरी स्टोरी, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसके वजह से पहला वाला पार्ट बस एक सेटअप करने वाला ही था सेकंड वाले पार्ट के लिए, लेकिन फिर भी इसके बस 2 एंडिंग हो सकते थे। पहले वाले सिनारियो में ऐसा होता था जैसे कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में हुआ था कि एक क्लिफ हैंगर पे रख के मूवी को खत्म कर देंगे, या फिर एक बड़ा सा शोडाउन रखेंगे इंडिविजुअल मूवी के लिए। लेकिन वो शोडाउन होने के बाद हमको पता चलेगा कि अरे ये पूरा कुछ वर्थ था ही नहीं। लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली तो बताऊंगा नहीं कि कहाँ पे मूवी खत्म होती है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये मूवी अच्छा खासा स्लो पेस्ड मूवी है, लेकिन एक अच्छे वे में। कैसे, मैं बताता हूँ। तो बाय द वे, इस रिव्यू की शुरुआत हम पहले नॉन स्पॉइलर टॉक से करेंगे, फिर एट द एंड हम स्पॉइलर पे भी बात करेंगे, जहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि हम स्पॉइलर की तरफ बढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये मूवी थोड़ी सी स्लो पेस्ड है, लेकिन एक अच्छी वे में। और वो अच्छा वे कुछ ऐसा है कि हर एक कैरेक्टर की अच्छे से डेवलपमेंट होती है, एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग एंड स्लो पेस कन्वर्जेशंस भी होते हैं, जो हमें बाकी के मिशन इम्पॉसिबल मूवीज़ में नहीं देखने को मिलते थे। अगर आप रिकॉल करो तो सारे मिशन इम्पॉसिबल के मूवीज़ लगभग 2 घंटे या सवा 2 घंटे के ही थे, और हर एक मूवी एक प्रॉपर एक्शन थ्रिलर मूवी होती थी, जो कि एकदम फास्ट पेस होती थी, स्नैपी होती थी, काफ़ी ज़्यादा कट्स होते थे। लेकिन उसमें जो लॉन्ग और स्लो कन्वर्जेशंस की मैं बात कर रहा था, वो ज़्यादा नहीं होते थे। लेकिन इसमें बेशक वैसे मोमेंट्स है, और वो वैसे स्लो एंड लॉन्ग कन्वर्जेशंस एक्चुअली वो पूरे कन्वर्जेशन का वेट जो है वो बढ़ा देते, स्टेक जो है और हाई कर देते थे। इसलिए मुझे ये वाला जो पेसिंग था इसके मूवी के, मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि आप प्रॉपर उसके पूरे वर्ल्ड में घुस जाते हो, प्रॉपर उसके सारे कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाते हो, और प्रॉपर उसकी स्टोरी को फॉलो अलॉन्ग कर सकते हो। और इस मूवी में इतना ज़्यादा कुछ एक्शन था नहीं, जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते थे हर एक मिशन इम्पॉसिबल के मूवी से। लेकिन जितना भी है क्वालिटी कंटेंट है, और बहुत क्वालिटी एक्शन है। और अगर मैं हेली एटवेल की बात करूँ, जिन्हें हम सब एमसीयू फैंस पेगी कार्टर के नाम से जानते हैं, मैन शी वॉज अ ग्रेट एडिशन टू द स्टोरी। मतलब हेली एटवेल का जो कैरेक्टर है ग्रेस, वो काफ़ी अच्छे से डेवलप किया है, और मैं काफ़ी सरप्राइज था देख के कि उसके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी दिया है इस पूरे मूवी में। मतलब उसे प्रॉपरली सेटअप किया है, उसके पूरे प्रॉपरली डेवलपमेंट किया है उसके कैरेक्टर को, और उसका परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच था। मतलब ऐसा क्लियरली। ओके ठीक है, अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल दूँ तो ये स्पॉइलर हो जाएगा, हम इसके बारे में स्पॉइलर वाले सेक्शन में बात करेंगे। बस इतना और कहना चाहूँगा कि उसका जो कैरेक्टर है, उसकी जो एक्टिंग है, वो टॉम क्रूज के साथ एकदम अच्छे से पेयरिंग में बैठ रही थी, और वो अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे थे। थोड़ा सा विलन के ऊपर बात करते हैं, जिसका नाम था गैब्रियल। सैडली मुझे गैब्रियल का वेट इतना कुछ लगा नहीं। मतलब गैब्रियल का जो स्क्रीन प्रेजेंस होना चाहिए, एक विलन का जो स्क्रीन प्रेजेंस होना चाहिए, वो मुझे इतना हिट नहीं हुआ, मुझे वो इतना थ्रेटनिंग और उतना मेनेसिंग लगा नहीं। और बाय द वे, अगर आपने सारे मिशन इम्पॉसिबल के मूवीज नहीं देखे, लेकिन आपको बस कंसेप्ट भी पता है मिशन इम्पॉसिबल मूवीज का क्या होता है, तो आप डेफिनेटली ये मूवी को देख सकते हो, अच्छे से फॉलो अलॉन्ग कर सकते हो। शायद कुछ जोक्स है जो यहाँ वहाँ पे आपको हिट नहीं करेंगे, कुछ कॉल बैक्स है वो भी आपको हिट नहीं करेंगे, पर उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं एक्सपीरियंस में। ओवरऑल मूवी, स्टैंड अलोन मूवी, अगर आपने बाकी के मूवीज भी नहीं देखे तो भी परफेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे स्पॉइलर वाले सेक्शन में। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आराम से आगे बढ़ना। जो इन्होंने मेन विलन चूज करा है मूवी के लिए, मतलब गैब्रियल की मैं बात नहीं कर रहा, जो कंसेप्ट था एआई वाला, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि अगर आप ठीक से सोचो तो ये मूवी एक्चुअली 2020 में इसकी शूटिंग होने वाली थी, जो पैंडेमिक की वजह से रुक गई थी। तो इसकी मूवी की राइटिंग हुई होंगी 2018 या 2019 में। तब एआई का इतना कंसेप्ट भी नहीं था, लेकिन तब से ही उन्होंने जो एआई वाली प्लानिंग करके रखी थी, आई थिंक वो क्या पता लकी हो गई या क्या पता, पर जो कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज़ किया वो काफ़ी अच्छा था। उसके वजह से उन्हें फोर्स करना पड़ा कि जो एनालॉग वाली चीज़ें थे, जो पुराने आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज थे, पुराने आउटडेटेड सैटेलाइट्स थे, वो यूज़ करने के लिए, वो भी जो पॉइंट था, वो जो प्लॉट पॉइंट था, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये देख के भी अच्छा लगा कि जो बायोलॉजिकल वेपन, सिंडिकेट या न्यूक्लियर बॉम्ब से आगे बढ़ के भी इनकी क्रिएटिविटी गई, और ये मिशन इम्पॉसिबल की जो एंड होने वाली है फ्रेंचाइज की, वो एक अच्छे नोट पे होगी, एक अच्छे विलन के साथ होगी। मतलब सीरीज खत्म होने के बाद हमें ऐसा नहीं लगेगा कि यार ठीक है, हर बार इनका न्यूक्लियर वेपन ही होता था, या कुछ सिंडिकेट वाला होता था, या बायोलॉजिकल वेपन होता था, या कुछ वायरस होता था। इसके बढ़ के वो आगे गए, जो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा, और इसके वजह से स्टोरी को एक ऑथेंटिसिटी भी मिली। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि जैसे उन्होंने सिर्फ टीज किया ईथन और गैब्रियल के पास्ट को, लेकिन फुल्ली एक्सप्लोर करके हमें बताया नहीं फेस पे कि एक्चुअली इन दोनों में क्या हुआ था। वैसे हिंट्स तो उन्होंने दिए थे कि क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने एक्सप्लिसिटली बताया नहीं, जो मुझे लगता है आगे के पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर सकता है। और एक अच्छी बात थी जो उन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया। और हाँ, जो डायलॉग इथन हंट पहली बार जब गैब्रियल को मिलने के बाद बोलता है कि यू शुड हैव किल्ड मी व्हेन यू हैड द चांस, ये मुझे डायरेक्टली एक उसका कॉल बैक लगा कि जब सोलोमन लेन इथन हंट को सेम डायलॉग बोलता है
कि यू शुड हैव किल्ड मी व्हेन यू हैड द चांस। आई मीन वो अच्छा कॉल बैक था। पर एनीवे, कमिंग बैक टू द रिव्यू, इल्सा के डेथ के साथ मैं काफ़ी सरप्राइज था। मतलब मैं एक्चुअली लुक फॉरवर्ड कर रहा था ये मूवी में कि ईसा फाइनली IMF के साथ मिल के एक मिशन करेगी, फाइनली ईथन हंट के साथ एक मिशन करेंगी, आखिरी दम तक लड़ेगी, शायद से तब मार देना तो मार दो, लेकिन फिर भी पूरे मूवी में तो साथ में रहेगी। लेकिन यार वो हुआ नहीं। मुझे थोड़ा सा सैड भी लगा था क्योंकि उन्होंने काफ़ी जल्दी ही मार दिया था उसको। तो अब बात करते हैं सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड जो स्टंट था इस मूवी का, जो पैराशूट और मोटरसाइकिल वाला, जिसे उनके मेकर्स ने काफ़ी हेविली मार्केट भी किया था। लेकिन यार जहाँ पे मैं मूवी देखने को गया था उस थिएटर में तो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि क्या वो स्टंट कैसा है, कैसा, शायद ये खुद ने किया है, किसी को कुछ लेना देना ही नहीं था। बस नॉर्मल स्टंट आया, नॉर्मल स्टंट गया। मैं अकेला ही था जो ज़्यादा एक्साइटेड था स्टंट देखने के लिए। मुझे ऐसा लिटरली लग रहा था कि मूवी के बीच में रुक के स्क्रीम करके बोलूँ सबको कि भैया रुको, ये जंप में कुछ VFX है नहीं, टॉम क्रूज ने खुद जंप मारी है, कोई स्टंटमैन ने भी नहीं किया, ये पूरा रियल है और उसके लिए उसने 1 साल तक प्रैक्टिस भी किया था। चाहे तो मूवी को रोको, उसका जो बिहाइंड द सीन वाला वीडियो है वो देखो, फिर जाके ये देखो, फिर तुमको समझ में आएगा उसका वेट क्या है। लेकिन एनीवे किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, तो ठीक है यार, पैरामाउंट तुम्हारी मार्केटिंग कम पड़ गई स्टंट की। अब चलिए मूवी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन है, मतलब देखो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर आप कोई थ्रिलर मूवी इतनी बड़ी देख रहे हो तो काफ़ी कुछ चीज़ें छूट जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें आप ग्रास्प नहीं कर पाते आपके फर्स्ट व्यूइंग में। तो शायद से मेरा ये कन्वर्जेशन में लॉस्ट हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे करेक्ट कर देना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ कमेंट्स में। तो बात कुछ ऐसी है, तो जो डायरेक्टर थे नेशनल सिक्योरिटी के, ये वाला आदमी जब ये कन्वर्जेशन कर रहा था गैब्रियल के साथ ट्रेन में, तब ये उसको बता रहा था कि मैं एक अकेला आदमी हूँ पूरी दुनिया में जिसके पास लोकेशन है वो सबमरीन की। और ये सुनने के बाद गैब्रियल उसे मार देता है। लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा था कि क्या उसने गैब्रियल को वो लोकेशन बताई कि भैया ये लोकेशन पे है वो सबमरीन। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। मैं एक्चुअली बहुत सोचा उसके बारे में कि क्या वो था या नहीं था, क्योंकि उसने तो उसे मार दिया। मतलब अगर गैब्रियल के पास भी वो नॉलेज नहीं है तो वो नॉलेज किसी के पास नहीं है, अनलेस वो आदमी ब्लफ कर रहा था। लेकिन फिर भी नीचे जाओ प्लीज कमेंट में मुझे बताना कि क्या वो कन्वर्सेशन में आपको नोटिस हुआ था या वो सही में कुछ ब्लफ ही था एंड में। तो गाइस यही था मेरा पूरा रिव्यू मिशन इम्पॉसिबल 7 पार्ट का। मुझे प्लीज कमेंट में जाके उतनी बात क्लेरिफाई कर दो, क्योंकि मेरा तो दिमाग फट रहा है वो सोच सोच के। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।